चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को फोकस करेंगे। तो चलिए अब हम जो है वो न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास ये न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो मैं काफी दफा जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हुए ये बात बता चुकी हूँ कि जब कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, सबसे पहली चीज कि सवाल को अच्छी तरह पढ़ा जाता है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, फिर उसकी स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है कि हमें इसको किस तरह प्रोसीड करना होगा। क्योंकि केमिस्ट्री में हमारे पास ऐसा नहीं होता कि एक फॉर्मूला है तो बस उसी फॉर्मूले के थ्रू जो है वो हमने सॉल्व कर दिया हो। आपको पता है फॉर्मूले से फॉर्मूले ड्राइव किए जाते हैं और इस तरीके से हमारे पास जो है वो आंसर निकाले जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम जो है वो इत्मीनान के साथ पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, फिर उसके बाद जो है वो हम स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं कि इसमें हम इसको जो है वो किस तरीके से इसका आंसर हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इन्होंने कहा है भाई एट 444 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता केसी के क्वेश्चन में, बस सिर्फ हमें गिवन होता है फॉर नॉलेज कि भाई इस टेम्परेचर पर इतना केसी है उतना केसी है, इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि इसमें कैलकुलेशन टेम्परेचर की नहीं होती। अच्छा जी, ये कह रहे हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलके हमारे पास बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, और जो वेसल हमारे पास यूज किया गया है वो है हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि हमारे पास जो वॉल्यूम है, यूं समझ लीजिए अगर हम इसका डेटा ऑर्गेनाइज करें तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल 1 डेसीमीटर क्यूब। Okay, now if equilibrium mixture contain 1 mole of hydrogen and 1 mole of iodine, अगर इक्विलिब्रियम का मिक्सचर यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अगर हमारे पास जो हम यूं कह सकते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 है और मोल्स ऑफ आयोडीन भी 1 है, यानी कि दोनों के मोल्स हमारे पास 1 है, तो हम लिख देंगे एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ H2 1 है, मोल्स ऑफ I2 ये भी 1 है, एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड यानी जो हमारी प्रोडक्ट है वो कितनी है, मोल्स ऑफ HI ये हमारे पास है 7। ठीक है भाई, अब हमसे क्या बोला है इन्होंने कि भाई आप केसी बता दो और केसी के साथ साथ आप हमें ये भी बता दें कि इनिशियल कंसंट्रेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या होगी। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। देखिए यहाँ पे मोल्स दिए हुए हैं और आपको पता है केसी क्या कहते हैं, केसी कहते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, अगर मैं केसी का फॉर्मूला लिखूं तो मेरे पास केसी का फॉर्मूला होता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो भाई ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या चीज है, प्रोडक्ट हमारे पास है ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जिसे हम कहते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि मोल को हम डिवाइड करते हैं पर डेसीमीटर क्यूब से। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोल से उनकी मोलर कंसंट्रेशन निकालेंगे और पता है वॉल्यूम हमें 1 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है। चले अब हम यहाँ पर अगर डायरेक्ट भी निकालें तो आपको पता है वॉल्यूम हमारे पास 1 है, ठीक है, तो मोल डिवाइडेड बाय जो है वो 1 आपके पास जो है वो यही आएंगी कंसंट्रेशन, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आएगा और 7 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास जो है वो 7 ही आएगा, लेकिन फिर भी हम मेंशन कर देते हैं। तो चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। Kc इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर HI स्क्वायर, ये हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास बेसिकली 7/1 स्क्वायर, बाकी ये क्या है हमारे पास 1/1 और 1/1 क्योंकि ये वॉल्यूम है। अच्छा जी, वॉल्यूम तो आपको पास वैसे ही जो है वो चला जाएगा, ये 1 है और 1 की जो है वो कोई हमारे पास जो है वो इतना कैलकुलेशन में इंगेज नहीं होता। ठीक है, तो ये एट द एंड हमारे पास केसी जो निकल के आएगा वो 7 7 49 आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर यूनिट का है कि यूनिट क्या लिखें, तो सीधी सी बात है भाई, इसका मतलब ये है ये मेरे पास होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब कभी स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक
और मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2, ठीक है। और नीचे भी हमारे पास 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो ये हमारे पास कट जाएगा, तो केसी की कोई हमारे पास यूनिट नहीं आएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन पर, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है वो मेन लॉजिक को देखना है। आपको पता है 1 मोल और 1 मोल से 2 मोल हमारे पास क्या बन रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मुझे इतना तो पता चल रहा है कि जितना हाइड्रोजन आयोडाइड है उससे आधी आधी कंसंट्रेशन है, यानी कि एक आधी आधी कंसंट्रेशन से ये बन रहा है। तो भाई 7 का आधा क्या होगा, 7 का आधा होगा 3.5, क्योंकि 7 मोल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब वो किससे बने होंगे, 3.5 इससे, 3.5 इससे। लेकिन एज यू नो, अच्छा ये सब चीजें हम लिखते हैं और ये इस तरह ही लिखते हैं, एज वी नो 1 मोल of hydrogen and iodine can make 2 moles of hydrogen iodide. So 3.5 moles of hydrogen and iodine make 7 moles of hydrogen iodide. अच्छा अब यहाँ पर मेन चीज क्या है, 3.5 तो हो गया कि हमारे पास 3.5, लेकिन एट इक्विलिब्रियम हमारे पास 1 मोल तो बाकी है ना, मतलब 3.5 से हमारे पास 7 मोल बन गया और साथ में अभी बचा कितना है, 1 मोल। और इनिशियल कंसंट्रेशन में तो ये दोनों साथ ही होंगे। तो 3.5 में जब हम 1 को प्लस करेंगे जो कि इक्विलिब्रियम में बचा है, और 3.5 वो है जिससे हमारे पास जो है वो कौन प्रोडक्ट बन चुकी है। अब हम इन दोनों को जब मिला देंगे तो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाएगी जो कि होगी 3.5 प्लस 1 4.5। सो 4.5 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर होगा। चले अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लेड फ्लोराइड यानी कि PbF2 इज अ हाई मेल्टिंग व्हाइट लेड सॉलिड, ठीक है। और इन ग्लास कोटिंग में ये हमारे पास इस्तेमाल होता है। अच्छा मेन क्वेश्चन हमारा ये रहा कि इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.58 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो है इतनी, ठीक है। और अब हमें जो है वो बेसिकली क्या चीज मालूम करनी है, इसका केस भी मालूम करना है। बाकी इन्होंने इसका जो है वो एटॉमिक मास दिया हुआ है। देखिए भाई एटॉमिक मास दिया हुआ है क्योंकि अगर आप इसको देखिए ये ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और हमने पढ़ा है कि जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब कि हमें इसे जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास। आगे लिख भी दूंगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो हम डेटा बनाते हैं। तो भाई जब हम इसको डेटा बनाएंगे तो चलिए हमारे पास दो ही चीजें गिवन है, एक इसकी सॉल्युबिलिटी जो कि हमारे पास है 0.58 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और हमें अभी कंसंट्रेशन मालूम करनी है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मासेस दिए हुए। हम डायरेक्टली इन एटॉमिक मासेस से मोलर मास निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ PbF2, तो ये हमारे पास कितना होगा 207 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 2, जो हमारे पास नॉर्मल तरीका होता है। तो 207 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 2 38, और ये अगर हम देखें तो 245। तो भाई मोलर मास हमारे पास आ गया 245। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है KSP क्या होता है, इट्स बेसिकली द कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि इसमें हम आयोनिक में जो हमारे पास मेन जो भी दिया हुआ होता है उसको आयोनिक में जो है वो लेकर आते हैं, यानी कि उसकी आयोनिक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसके आयोनिक प्रोडक्ट क्या होगी, उसके लिए हम इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास इस तरह होगी, PbF2 जब हमारे पास टूटेगा तो आपको पता है Pb+2 और 2 मोल F में टूटेगा, ठीक है भाई, 2 मोल F में टूटेगा क्योंकि F2 है।
अब चलें आप आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले निकालनी होगी कंसंट्रेशन, ठीक है। और हम इस तरह करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ PbF2, और इसका हमारे पास जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है भाई, सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हम सॉल्युबिलिटी क्या दी हुई है हमारे पास 0.58, तो ये हो गया हमारे पास 0.58 डिवाइडेड बाय 245, आ रहा है मेरे पास 0.00236। अब मैं इसको एक्सपोनेंट नोटेशन में लेकर आऊंगी, और एक्सपोनेंट नोटेशन में लेकर आने के लिए मैं क्या कर दूंगी, 2.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 -3, ये मेरे पास आ गई। अब अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन देखूं तो भाई पीबी की कंसंट्रेशन आई मेरे पास, कंसंट्रेशन ऑफ लेड, वो तो एक ही है क्योंकि हमारे पास इक्वेशन देखें, ये 1 है ये 2 है, इसका मतलब ये तो सेम ही आएगी, 2.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। और अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ एफ करूं तो ये हमारे पास 2 है, तो मैं क्या कर दूंगी, इसको 2.36 को मल्टीप्लाई करा दूंगी 2 से, तो ये हो जाएगा 4.72 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई। अब केएसपी निकालना आसान है हमारे लिए, क्योंकि केएसपी का हमें फॉर्मूला पता है कि केएसपी जो है वो बराबर होता है किस चीज के, आयोनिक प्रोडक्ट के, कंसंट्रेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, हमारे पास स्क्वायर जाता है, जो आपके पास कोफिशिएंट होता है वो स्क्वायर जाता है। अब हम इसको नॉर्मली मैथ्स के तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हो गया 2.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और ये हो गया हमारे पास 4.72 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 का स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करना है हमें, अब करना कुछ ये है कि सबसे पहले तो इसको इसी तरह ही लिखते हैं, 2.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब देखिए यहाँ पर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके डायरेक्ट इसका आंसर लिख दें, इट्स ओके। और चाहे तो अगर आपके पास नहीं है साइंटिफिक कैलकुलेटर, कोई मसला है एकदम अर्जेंटली आपको आंसर चाहिए, तो आप 1 बाय 1 प्रोसेस को जो है वो प्रोसीड करें, जो मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। वरना आप इसके बाद फौरन भी आंसर लिख देते हैं अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करके, तो भी हमारे पास जो है वो सही है, बाकी के स्टेप करना जरूरी नहीं है। फिर मैं आगे प्रोसीड करा देती हूँ किस तरीके से हमारे पास ये होगा। अब भाई हमने क्या करना है, 4.72 का स्क्वायर लेना है, 4.72, तो ये हमारे पास बन रहा है, अगर आप देखें 22.27 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब ये 3 2 से 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज करेंगे हम, आपको पता है नॉर्मली तौर पर जो कोफिशिएंट होता है इसमें से एक पीछे कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.27, ठीक है भाई, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 ही रखे, सॉरी -5 कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये यहाँ जाएगा +1 में जाएगा, और -6 + 1 हमारे पास जो है वो माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो हमारे पास ये 5 में चला गया, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह है, और ये 3.236 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 इसी तरह है। चलिए अब केएसपी देख लेते हैं हमारे पास। अब की बार हमने क्या करना है, 2.36 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2.27 के साथ, तो भाई हमारे पास आंसर आ रहा है 5.35, तो ये हो जाएगा 5.35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये -8 हो गए, ठीक है भाई। अब आपको पता है यहाँ पर एक मोल है और यहाँ पर भी एक और मोल है, ठीक है, और ये भी हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो यूनिट होगी वो कैसे होगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर है, तो यानी कि टोटल हमारे पास हो गए 3 मोल, ठीक है। तो हम लिखेंगे मोल 3 डेसीमीटर क्यूब, आपको पता है ये हमारे पास जो है वो क्या होती है, 3 3 3 9 हो जाएंगी, तो मोल का क्यूब पर
डेसीमीटर 9 होगा, क्योंकि ये 3 है आपको पता है। इस तरीके से जो इसकी बस इसकी जगह पर आप यूनिट रख दें इसकी, और यूनिट रख के इसे सॉल्व कर दें, तो यूनिट को निकालना आसान हो जाता है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर तो लेक्चर न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।